उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप कांड के आरोपी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर वही नाम है जो साल 2017 के उन्नाव रेप कांड का मुख्य आरोपी था। एक नाबालिग पिछड़े वर्ग की लड़की ने सेंगर पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। शुरुआत में पुलिस और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की, तब जाकर ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। सीबीआई जांच हुई, मुकदमा चला और दिसंबर 2019 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद उसकी विधायकी भी रद्द कर दी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उसके बाद हाई कोर्ट ने इतने संवेदनशील मामले में किसी आरोपी की सजा माफ कर दी? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सत्ता से जुड़े लोग कितने बेशर्म और घटिया मानसिकता के होते हैं और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। कुलदीप सिंह सेंगर वो शख्स है जिसने राजनीति में कदम रखते ही सत्ता की सेवा नहीं बल्कि वर्चस्व का औजार बनाया। ग्राम प्रधान से विधायक तक का उसका सफर लोकतांत्रिक मूल्यों से ज्यादा बाहुल्य, जातीय दबदबे और सत्ता की जोड़ तोड़ पर टिका रहा। अलग अलग पार्टियों जैसे बसपा, सपा और बीजेपी में आते जाते रहना इस बात का संकेत था कि उसकी निष्ठा किसी विचारधारा से नहीं बल्कि ताकत और टिकट से थी। पंचायत से लेकर विधानसभा तक उसने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, पत्नी को जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया और पार्टी के फैसलों को खुली चुनौती दी। यही नहीं, वह निरंकुश सत्ता बोध धीरे धीरे उसे कानून से ऊपर समझने की मानसिकता की ओर ले गया। उसी सत्ता के घमंड में उसने एक पिछड़े वर्ग से आने वाली एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी। आरोप है कि उसने अपने राजनीतिक ताकत के बल पर न सिर्फ पीड़िता का शोषण किया बल्कि उसके परिवार को डराया, धमकाया, मुकदमे वापस लेने का दबाव बनाया और विरोध करने वालों को कुचलने की कोशिश की। इतना कुछ होने के बाद भी पीड़िता चुप नहीं रही। जब कानून के दरवाजे बंद हो गए, तब पीड़िता ने खुद ये फैसला लिया कि वह आरोपी को सजा दिलवाएगी। आपको बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरा बलात्कार किया है, जो उस समय विधायक था। लड़की नौकरी के सिलसिले में उससे मिलने गई थी, लेकिन वहां उसका यौन शोषण हुआ। शुरुआत में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया, जिससे जांच में देरी हुई और पीड़िता व उसके परिवार को लगातार धमकियां और प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 2018 में पीड़िता के पिता को मारपीट कर फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया और पुलिस हिरासत में रहते हुए उनकी मौत हो गई, जिससे मामला और भी संवेदनशील बन गया। आखिरकार पीड़िता ने न्याय पाने के लिए आत्मदाह की कोशिश की, जिसके बाद ये मामला चर्चा में आया और तब उसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच संभाली और अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया। साथ ही 2019 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि सजा के 6 साल बाद यानी 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी, यानी उनके आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर अपील प्रक्रिया के दौरान अस्थायी राहत दी गई। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए दिया ताकि आरोपी अपील लंबित रहने के दौरान जेल में रहकर सजा का भुगतान न करे। साथ ही शर्त रखी गई है कि सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के अंदर नहीं जाएगा, पीड़िता या उसके परिवार को धमकी या प्रताड़ना नहीं देगा और नियमित रूप से पुलिस में रिपोर्ट करेगा। एक ऐसा फैसला है कि 5 किलोमीटर के दायरे में आरोपी न जाए, और क्या गारंटी है कि आरोपी पीड़िता को परेशान नहीं करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग हाई कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जब पीड़िता और उसकी मां इंसाफ की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन्हें पुलिस द्वारा जबरन घसीटकर हटा दिया गया। यही नहीं, इस फैसले के खिलाफ इंसाफ की मांग करते हुए महिलाओं को पुलिस द्वारा प्रदर्शन खत्म करने को कहा गया और ये खुली चेतावनी दी गई कि ये अगर यहाँ प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपराधी किसी राजनीतिक दल जैसे भाजपा से जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए कानून की सजा में ढील दी जा सकती है, यहाँ तक कि उम्र कैद जैसी गंभीर सजा भी माफ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता, जिसके ऊपर असली अपराध हुआ और जिसके पिता को पुलिस हिरासत में मार दिया गया, न्याय की मांग कर रही है, उसे भी अपने हक के लिए लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यह स्थिति साफ तौर पर न्याय की असमानता और सत्ता के दुरुपयोग को दिखाती है, जहां शक्तिशाली लोगों के लिए कानून नर्म पड़ता है और कमजोर या पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंचना मुश्किल बन जाता है। यहाँ पर एक सवाल, क्या भारत का संविधान इतना कमजोर हो चुका है कि वह किसी स्त्री की अस्मिता की रक्षा न कर सके? तो जवाब है नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंततः वह बुरा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाली सरकार बुरी होगी, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अंततः वह अच्छा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाली सरकार अच्छी होगी। यह बात बार बार सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले से यह जाहिर होता है कि हमारे देश में सत्ता और राजनीतिक संरक्षण कितने बड़े स्तर पर न्याय को प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई अपराधी सत्ता के साये में कानून के आगे खुद को सुरक्षित समझता है और वहीं पीड़ितों को न्याय की राह में लगातार बाधाओं, धमकियों और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, तो यह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को उजागर करता है। यह साफ करता है कि शासन और प्रशासन केवल ताकतवरों के लिए काम करते हैं, जबकि कमजोर और पीड़ितों के लिए न्याय एक मुश्किल सपना बनकर रह जाता है। ऐसे में बहुजन मूल निवासी समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि 90% वाला इतना विशालकाय समाज आखिर अपना न्याय हासिल क्यों नहीं कर पा रहा है। आगे की क्या प्लानिंग है, आगे का रास्ता क्या है, आखिर कहां भूल चूक हो रही है? क्या टुकड़े टुकड़े में असंगठित रहकर न्याय हासिल किया जा सकता है? क्या न्याय हासिल करने के लिए मातृ संगठन की पहचान करेंगे, उसमें संगठित होकर न्याय हासिल करेंगे एवं ब्राह्मणवादियों के हौसले को तोड़कर चूर चूर करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विश्लेषण पसंद आया हो तो वो भी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।